नमस्कार मित्रों। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उद्योग क्षेत्र से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्योग क्षेत्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे काफ़ी जटिल प्रकृति के प्रश्न होते हैं। इसमें ज़्यादातर दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो वो जो सरकार की नीतियों से संबंधित है और दूसरे वो जो सरकार नए नए सुधार लेकर के आती है उनसे संबंधित है। तो उद्योग क्षेत्र पर हम आज के अपने वीडियो में काम करने जा रहे हैं और आगे के कुछ वीडियो हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित योजनाएं और जो संरचनात्मक सुधार किए गए हैं उन पर केंद्रित करेंगे। इस पर जो प्रश्न बन सकते हैं आपके, वो भारत में औद्योगिक विकास की रूपरेखा को समझाइए या भारत में औद्योगिक विकास का अनुरेखण बताते हुए 1991 की उदारीकृत नीति और उसके प्रभाव पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार से शुरू हुआ उसको देखते हुए और 1991 की उदारीकृत नीति में क्या क्या चीज़ें लाई गईं इनको शामिल करने का प्रयास किया है। इसके आगे हम 1991 के बाद बहुमंडलीकृत जो विश्व में हमारी नीतियां हैं, नीतियों में क्या परिवर्तन आए हैं, उनके सारे टर्म्स को समझेंगे, उनके सुधारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पर केंद्रित रहेगा। आइए देखते हैं भारत में जो आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ है मित्रों। तो आपको सबको पता है कि मुंबई में पहली सूती मिल कपड़े की स्थापना की गई थी 1853 में। और ये जो 1853 की मिल थी, मुख्य बात ये थी कि इसकी स्थापना जो है भारतीय पूंजी और भारतीय प्रबंधन से ही हुआ था। जूट उद्योग का जो प्रारंभ हुआ वो 1855 में हुआ, 1853 के बाद कोलकाता के समीप हुगली में। और ये जो 1855 में हुआ था इसमें विदेशी पूंजी थी और प्रबंध भी जो था वो विदेशी था। तो 1853 में जो कावस जी भाई द्वारा सूती मिल की स्थापना की गई थी वो एक स्वदेशी और प्रथम उद्योग था। थोड़ा सा यहाँ मैंने जो है विकिपीडिया से लिया है संदर्भ। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, ये जो कंपनी थी इसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी वाज द फर्स्ट कॉटन मिल टू बी एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। पहली कॉटन मिल थी जो बॉम्बे में एस्टेब्लिश की गई थी 7 जुलाई 1853 में। ये पूछा जा सकता है प्री में, कई बार पूछा गया है कि जो पहली भारत में मिल थी वो कौन सी लगाई गई थी। तो सूती कपड़े की लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? तो 7 जुलाई 1853 में लगाई गई थी। और कहाँ पर लगाई गई थी? तो बॉम्बे में लगाई गई थी। और किसके द्वारा लगाई गई थी? तो कावस जी नाना भाई डावर, 1815 से 1873 इनकी जो है ड्यूरेशन था। तो कावस जी नाना भाई डावर द्वारा जो है सबसे पहले डावर ग्रुप द्वारा ये मिल लगाई गई थी। और ये जो डिज़ाइन की गई थी सर विलियम फेयरबैम ने इसको डिज़ाइन किया था। इसने 7 फरवरी 1856 से प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया था। इसका सुपरविजन जो था वो ब्रिटिश इंजीनियर और स्किल्ड कॉटन ऑपरेटिव्स ने किया था। यद्यपि इसमें जो प्रबंधन था और जो पूंजी थी वो स्वदेशी थी। इसको आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। 1855 में जो लगी, अभी मैंने आपको बताया कि विदेशी पूंजी और उद्यम का इसमें बाहुल्य था। खास बात यह थी कि आप देख रहे हैं 1853 में ही भारत में रेल परिवहन भी शुरू हो रहा है। तो एक प्रकार से रेल परिवहन जो है वो इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है इन फ्यूचर। 1870 में बालीगंज जो कोलकाता के निकट है, इसमें देश के प्रथम कागज कारखाने की स्थापना की गई। तो एक तरफ सूती वस्त्र उद्योग आ रहा है, एक तरफ जूट इंडस्ट्री आ रही है और एक तरफ कागज कारखाना आ रहा है। 1875 में आप देखेंगे कि कुल्टी में आपका जो पहली बार इस्पात का निर्माण किया जा रहा है। तो 1875 में इस्पात भी आ जा रहा है भारत में। तो मित्रों ऐसा नहीं है कि जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रभाव इंडिया में नहीं आया। आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में तमाम सारी इंडस्ट्री जो है भारत में स्थापित हो गई। सूती वस्त्र उद्योग आया, फिर जूट वस्त्र उद्योग आया, फिर कागज आया और फिर इस्पात आया। तो इस क्रम को भी आप याद रखिएगा। 1907 में जो है आपकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसने जमशेदपुर में कार्य करना आरंभ किया मित्रों, आयरन एंड स्टील कंपनी ने। तो आपको पता ही है कि टाटा साहब ने जो है विदेशी मदद लेकर के जो है स्वदेशी आधार पर कंपनी स्थापित की। पारसी परिवार के थे और बहुत बड़ा जो है रिस्क फैक्टर उन्होंने लिया। जमशेदपुर आज एक बहुत बिग इंडस्ट्रियल सिटी है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2 वर्ल्ड वार आए, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध और आपका 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार। 2 वर्ल्ड वारों में क्या हुआ? देखिए मित्रों, जब वर्ल्ड वार होते हैं तो वार में बहुत सारी खपत बढ़ जाती है। जैसे कि बहुत सारी आप देखेंगे कि मशीन गन्स बनेंगी, टैंकर्स बनेंगे, वायुयान बनेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में वायुयान भी आ गया था। तो
इससे क्या होता है कि लोहा इस्पात उद्योग की खपत बढ़ गई। इसी प्रकार से जब विश्व युद्ध होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती किया जाता है, उनके लिए खाद्यान्न और रसद सामग्री की आवश्यकता होती है, तो जो कंज्यूमर गुड्स है उनकी भी खपत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से बंकर बनाने के लिए और तमाम सारी आर्टिलरी बनाने के लिए, बेस कैंप बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बारूद में कांच लगता है और तमाम प्रकार की और केमिकल इंडस्ट्री बढ़ती है। तो ये जो दो वर्ल्ड वार आए, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस को इन्होंने और तेज किया। जो विश्व भर में औद्योगिक प्रगति हो रही थी इसको इन्होंने तेज किया, क्योंकि वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ, चीज़ों की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ी और जो ऐसे उद्योग थे जिनकी डिमांड थी युद्ध में, और ऐसे उद्योगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला मित्रों। इसके बाद आप देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता हो गई और स्वतंत्रता के बाद जो उद्योगों का विकास हुआ उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लाई गई। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और रेजोल्यूशंस को हम देख सकते हैं, ख़ास तौर पर ये सबसे पहली जो लाई गई 1948 की, दूसरी जो 1956 में लाई गई, तीसरी 1973 में लाई गई। इसके बीच में 1969 में भी एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 73 में लाई गई, फिर 77 में लाई गई, फिर 1980 में लाई गई। तो इनको डेट सन को आप याद रखिएगा, 48 है, फिर 56 है, फिर 73, फिर 77, फिर 80, और उसके बाद नई आर्थिक नीति 1991 जिसके माध्यम से भारत में भूमंडलीकरण लाया गया मित्रों। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले भारत की औद्योगिक नीति 1948 पर चर्चा करते हैं। आज़ादी के बाद की पहली औद्योगिक नीति थी ये, आपको पता ही, घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी और तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब द्वारा की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात जो है पहली औद्योगिक नीति 1948 में की गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस में आप देखेंगे कि इनको 3 सेक्टर्स में बांटा गया था, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और ज्वाइंट सेक्टर में। तो इसकी जो है विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहला जो है उद्योगों का वर्गीकरण, यहाँ पर हम इसको 4 भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। पहला है पूर्णतया सरकारी क्षेत्र में। बहुत सारे उद्योग ऐसे थे मित्रों जो पूर्णतया सरकारी क्षेत्र में थे, यद्यपि आज ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन मुख्य परीक्षा में लिखने में अगर आता है इस पर कोई क्वेश्चन तो आपको इसको बताना पड़ेगा। तो ये जो पूर्णतया सरकारी क्षेत्र थे, इसमें जो सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़े थे, जिसमें 3 उद्योग रखे गए, शस्त्र निर्माण, युद्ध सामग्री, परमाणु शस्त्र के उत्पादन नियंत्रण और रेल यातायात। यानी जो पूर्णतया थे वो 3 थे, शस्त्र निर्माण और युद्ध सामग्री एक, दूसरा परमाणु सामग्री और तीसरा रेल यातायात, और इनको पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के एकाधिकार में रखा गया। दूसरे ऐसे थे जो अधिकांश सरकारी क्षेत्र में थे, तो ये इनको आधारभूत उद्योग की आप देखेंगे कि इनको आगे जाके आधारभूत उद्योग दिया कहा गया। इसमें जो थे ये अधिकांश सरकारी क्षेत्र थे। इसमें कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान का निर्माण, पोत का निर्माण, टेलीफोन, तार बेतार और निर्माण और खनिज तेल, तो ये जो थे इनमें अधिकांश सरकारी क्षेत्रों को लगाया गया। इसमें जो है निजी कंपनियों को बहुत ही सीमित एंट्री दी गई। तीसरी जो थी ऐसे उद्योग थे जो सरकार द्वारा नियमित क्षेत्र थे, जिसमें सरकार का प्रतिबंध था, लेकिन ये ऐसे नहीं थे कि इनको प्राइवेट एजेंसी नहीं चला सकती थी, इनको प्राइवेट कंपनियां चला सकती थी, लेकिन इनका नियमन और नियंत्रण जो था वो गवर्नमेंट के अंडर में था। और ऐसे जो उद्योग थे ये 18 थे। इसमें जो उद्योग थे वो आधारभूत उद्योग भी थे और उपभोक्ता भी थे, जैसे सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज, रबर आदि को शामिल किया गया। और चौथे ऐसे थे जो पूर्णतया निजी क्षेत्र थे। ये जो इनके अतिरिक्त थे, तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो प्रथम 3 में ही आ जा रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त जो थे वो उन उद्योगों को रखा गया। इन उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण अधिकार होगा, पूर्ण सरकार का सामान्य नियंत्रण रहेगा। तो ये लगभग ना के बराबर थे। तो जो 1948 की औद्योगिक नीति थी, लेकिन फिर भी मित्रों 1948 की औद्योगिक नीति ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम किया था। कुटीर और लघु उद्योगों का विकास 1948 की औद्योगिक नीति का एक और प्रमुख बिंदु था, चूँकि गांधी जी से प्रभावित थी, गांधीयन इकोनॉमी मॉडल से। विदेशी पूंजी को बहिष्कृत नहीं किया गया था इस नीति में। यह माना गया था कि तीव्र औद्योगिकरण चाहिए और उच्च तकनीकी चाहिए, तो विदेशी पूंजी आनी चाहिए। इसका मतलब जो 1948 की जो नीति थी औद्योगिक नीति, इसमें विदेशी पूंजी के प्रति उदारतापूर्वक रुख अपनाया गया। आपसे क्वेश्चन में लिख सकता है कि 1948 की नीति में विदेशी पूंजी को कठोरतापूर्वक प्रतिबंधित किया गया। नहीं मित्रों, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा कथन। 1948 की नीति में विदेशी पूंजी को पूर्णतया प्रतिबंधित नहीं किया गया था, बल्कि विदेशी पूंजी के प्रति उदार थी यह नीति। और
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विदेशी उपक्रम में पदों का शीघ्रता से भारतीयकरण कर दिया जाएगा। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई थी और इसमें श्रम और प्रबंध के मध्य मधुर संबंधों के महत्व पर बल दिया गया था। श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात की गई थी। इसमें प्रशुल्क और कर नीति, तो प्रशुल्क इसलिए लाया गया था कि विदेशी स्पर्धा को रोका जाए। जैसे अगर कोई विदेशी कंपनी आ रही है तो उस पर प्रशुल्क लगाया जाता था। प्रशुल्क इतना लगाया जाता था कि वो विदेशी कंपनी और जो भारतीय उस सामान को उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत में लगभग सिमिलरिटी रहे। इससे होता यह था कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाया। इसके अलावा कर प्रणाली में भी सुधार किया गया। तो ये 1948 की उद्योग नीति थी। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर मेंस में क्वेश्चंस इस पे कोई भी आता है, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आए या इकोनॉमी ऑप्शनल में आए या जीएस में आए, तो आपको शार्ट में ही सही, पॉइंट वाइज ही सही, लेकिन इसको बताना पड़ेगा। 1948 के औद्योगिक नीति के बाद मित्रों 1956 की औद्योगिक नीति आई, जो 1948 की नीति से कुछ और सुधार की ओर हम बढ़े। इस 1956 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य हम देख लेते हैं। इसका जो पहला उद्देश्य है वो है औद्योगिकीकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना। आप देखेंगे कि 1956 की जो औद्योगिक नीति थी इसने औद्योगिकीकरण को विशेष बढ़ावा दिया। और आप देखेंगे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी इंडस्ट्री पर ही फोकस हो गई थी। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो बेसिकली इंडस्ट्री पर आधारित हो गई थी। तो दूसरा जो पॉइंट था वो था देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े उद्योगों का विकास और विस्तार करना। बड़े उद्योगों पर इसमें जोर दिया गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को खड़े करने के लिए ये जो पॉलिसी थी ये इसने महत्व दिया। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया, कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार किया। एकाधिकार और आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण को रोकना था, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना था, आय और धन के वितरण की असमानताओं को कम करना था, श्रम सुधार करना था, औद्योगिक संतुलन स्थापित करना था, श्रम प्रबंध एवं पूंजी के मध्य मधुर संबंध की स्थापना करना था। तो इस नीति में अगर हम देखेंगे तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो 3 अनुसूची इसमें बनाई गई थी। पहली अनुसूची का थी जिसमें 17 उद्योग थे और इनके विकास का जो पूरा दायित्व था वो सरकार पर था। तो अनुसूची का में आप देख सकते हैं कि जो आपके 1948 की जो आपकी पॉलिसी थी उसमें जो पहले 2 थे वो अनुसूची का में आ गए। यहाँ पर खा में वो उद्योग थे जिनके विकास में सरकार उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी, लेकिन निजी क्षेत्र भी इसमें सहयोग देगा। इसमें 12 उद्योग शामिल किए गए थे। इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली जो खनिज और एल्युमिनियम और अलोह धातुएं, मशीन औजार, जो आपके भारी उद्योग थे उनको जो है मिश्रित क्षेत्र में रखा गया मित्रों। तीसरा जो था अनुसूची गा था, इसमें जो उद्योग थे उनके निजी क्षेत्र को उनके विकास का काम दिया गया, निजी क्षेत्र के लिए छोड़ रखा गया, लेकिन इनका भी नियंत्रण और नियमन जो है सरकार करेगी। तो आप देख सकते हैं कि 1948 को जहां हमने 4 भागों में बांटा था कि वहां पर 2 उद्योग ऐसे थे जो पूरी तरह से, 3 उद्योग ऐसे थे जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको सीधे सीधे 3 अनुसूचियों में बांट दिया था। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिख दिया गया था अनुसूचियों में बांट करके। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना काफ़ी आसान था मित्रों 1956 की नीति में। 1956 की नीति के बाद आप देखेंगे कि MRTP अधिनियम लाया गया 1969 में। MRTP अधिनियम जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसका उद्देश्य था कि जो कंपनियां आ रही थी बाहर से, व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को उनका नियमन करना था, और इनके लिए ये शर्त लगाई गई कि जो भी कंपनी 25 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति रखती है, वो कोई भी अगर विस्तार करती है, कोई भी विलय करती है, कोई भी अनुबंध करती है, तो उसके पहले उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये शुरुआत में जब MRTP अधिनियम आया गया था मित्रों, तो इसको 1969 में 25 करोड़ रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ा करके 100 करोड़ तक कर दिया गया। बाद में इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में MRTP अधिनियम जो है वो समाप्त है। तो 1969 के बाद ये 1973 की औद्योगिक नीति आ गई। 1973 की औद्योगिक नीति आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी और बेहतर थी 1948 और 56 की पॉलिसी से कुछ और बेहतर थी। इसमें आधारभूत उद्योग जो लोहा इस्पात थे, सीमेंट थे, कोयला, कच्चा तेल, तेल परिष्करण और बिजली के उद्योग, ये 6 उद्योग थे जिनको आधारभूत उद्योग के रूप में
नोटिफाइड किया गया मित्रों। तो आधारभूत उद्योग जो थे वो आपके 6 उद्योग थे, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि 6 उद्योगों को शुरुआत में नोटिफाइड किया गया था। लोहा इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल परिष्करण और बिजली के उद्योग। वर्तमान में 8 उद्योगों को आधार उद्योग माना जाता है। आरक्षित सूची की अवधारणा इसमें रखी गई, और आरक्षित सूची की जो अवधारणा थी इसमें लघु और मध्यम उद्यम ही स्थापित किए जा सकते थे। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा इसमें रखी गई। संयुक्त क्षेत्र का मतलब हुआ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें बढ़ावा दिया गया 1973 की आपकी पॉलिसी में। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज फेरा जो है 1973 में पारित किया गया। विदेशी मुद्रा को बाधित करने के लिए, चूँकि विदेशी मुद्रा का बहुत ज़्यादा हवाला के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी में प्रवेश हो रहा था, तो इसको रोकने के लिए फेरा एक्ट लाया गया था। फेरा को हम अलग से किसी वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को सीमित अनुमति दी गई। मल्टीनेशनल कंपनी जो आप देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं, इनको सबसे पहले 1973 में लाया गया। और आपने देखा होगा अपने वहाँ बहुत सारी हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज जैसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, उसके बाद इंडिया में इनका आवागमन हुआ। 1977 की औद्योगिक जो नीति है, इसका खास बात था कि गांधीवादी समाजवादी विचारधारा के प्रति इसका झुकाव था, और अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाकर विदेशी निवेश को लगभग नकार दिया गया। तो मित्रों थोड़ा सा यहाँ आप देखिएगा कि जो 1973 की औद्योगिक नीति थी ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर चली आ रही थी, लेकिन जब 1977 की औद्योगिक नीति आई तो यहाँ पर आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी वो जा चुकी थी, नई सरकार आई थी, और जो नई सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, इसने जो है गांधीवादी समाजवाद विचारधारा के प्रति झुकाव प्रदर्शित किया। और शुरुआत में इन्होंने ये कहा कि जो अनावश्यक क्षेत्र है उनमें विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो विदेशी निवेश को लगभग नकारा गया। तो आप देखेंगे 1977 की जो पॉलिसी है ये जस्ट अभी तक जो चली आ रही थी 1948, 1956, 1973 की पॉलिसी, इससे थोड़ा सा उल्टा है। तो 1977 की पॉलिसी को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इसमें ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पे बल दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करके उद्योगों का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया इसमें। उसके बाद मित्रों ये आपको पता ही है कि गवर्नमेंट चली गई, और उसके बाद 1980 में नई औद्योगिक नीति लाई गई। और 1980 की औद्योगिक नीति में खास बात यह था कि तकनीकी हस्तांतरण द्वारा विदेशी निवेश को अनुमति दी गई। तो विदेशी निवेश को तो अनुमति आपकी 1973 की ही पॉलिसी में दी जा चुकी थी, उसी को आप मानते हैं कि 77 में जिस तरह से उलट दिया गया था उसी को फिर से लागू कर दिया गया। तो जो तकनीकी हस्तांतरण था वो हो सकता था विदेशी निवेश में, टेक्नोलॉजी आप प्रदान कर सकते थे विदेशी। MRTP सीमा में संशोधन किया गया। आपको पता है कि MRTP एक्ट लाया गया था 1969 में, और इसमें जो सीमा रखी गई थी वो 25 करोड़ रखी गई थी। उसका संशोधन करके इसमें इसे 50 करोड़ किया गया मित्रों। आमतौर पर जो ये नीति थी ये उदारवादी थी, 1970 की नीति से थोड़ा उलट थी। और इन सब के बीच में आपके देश में कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई जिसको देखते हुए फिर नई औद्योगिक नीति 1991 में लाई गई। वर्तमान में आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके हैं ज़्यादातर नई औद्योगिक नीति पर बनते हैं। नई औद्योगिक नीति पर हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो हम देखते हैं तत्कालीन कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जिनकी वजह से नई औद्योगिक नीति लानी पड़ी। तो मित्रों सबसे पहला हुआ कि खाड़ी युद्ध हो गया। आपको पता है कि खाड़ी युद्ध हुआ था ईरान इराक के बीच में, और इस खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमत में वृद्धि होती चली गई, और विदेशी मुद्रा भंडार भारत का लगभग खाली हो रहा था क्योंकि तेल हमें बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता था। तो पहली जो चुनौती हो गई वो थी तेल की कीमतों में वृद्धि। दूसरी जो रिमिटेंस हमारा, जो खाड़ी देशों से हमें बहुत ज़्यादा बाहर से पैसा मिलता था, जब खाड़ी युद्ध हो गया तो खाड़ी देशों की इकोनॉमी ठप हो गई, और जो बाहर से पैसा प्रवासी भारतीय भेजते थे उस समय अरब कंट्रीज से, उसमें गिरावट हो गई। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी गिर गया। तीसरी चीज़ मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा 17% पर पहुंच गई। आज 3% पर भी पहुंच जाती है, 3% से ऊपर तो फिर हमें चिंताजनक हो जाती है स्थिति। 17% जो है मुद्रास्फीति दर पहुंच गई, और सकल वित्तीय घाटा जो था वो GDP का 8.4% था। ऐसे में जून 1991 वो तिथि थी जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र 2 सप्ताह की आयात के लिए पर्याप्त रह गया था। आपको पता ही है कि उस समय मनमोहन सिंह जी जो भारत के वित्त मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में फिर PV नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, और भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 में लाई गई।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को कहा गया कि ठीक है, हम इस आपके भुगतान संतुलन संकट से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता देंगे, लेकिन कुछ शर्तें आपको पूरा करनी पड़ेगी। इसमें से एक थी संरचनात्मक पुनः सामंजन, LAF। और इस LAF में क्या किया गया, इसमें भारत के लिए कुछ शर्तें लगाई गई कि आपको अपनी मार्केट को खोलना होगा, विदेशी निवेश के अनुकूल बनाना होगा, जिसे संरचनात्मक पुनः समायोजन या पुनः सामंजन नाम दिया गया। संरचनात्मक समायोजन के तहत जो है 23 जुलाई 1991 वो तिथि थी जब भारत सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति घोषित की गई और उदारीकरण और भूमंडलीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया गया। इसमें जो मुख्य बात थी, उद्योगों का अनुरक्षण, केवल 2 उद्योगों को, नाभिकीय अनुसंधान और रेल सेवा को खोला गया। तो ये काफ़ी हद तक 1948 की नीति के जैसा था। MRTP का समापन कर दिया गया, ऐसी कोई भी सीमा जो थी वो समाप्त कर दी गई किसी भी कंपनी के लिए। इसका मतलब एक फ्लो हमारे वहाँ विदेशी कंपनियों के आने का मार्ग खुल गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लाया गया, जो बाद में MRTP एक्ट की जगह काम करना शुरू किया है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 2 माध्यमों की बात की गई 1991 की औद्योगिक नीति में, FDI की और FII की। आपको मैं इस पर डिटेल भी बताऊंगा। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है जो आपके नए उद्योग होते हैं उनमें जब पैसा लगाया जाता है तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और FII होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जब हम किसी चलते हुए उद्योग में ही कुछ पैसा लगाते हैं या किसी पुरानी इंडस्ट्री को ही नया करने का प्रयास करते हैं तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर में जो निवेश है वो इसी प्रकार का है। तो FII, तो FDI और FII दोनों जो रास्ते थे वो विदेशी निवेश के इसके तहत खोल दिए गए। तीसरा काम, फेमा द्वारा फेरा को रिप्लेस किया गया। मैंने आपको बताया था कि फेरा लाया गया था और फेरा जो था वो विदेशी मुद्रा को भारत में आने से रोकने के लिए था, परंतु उसके स्थान पर फेमा लाया गया। फेमा जो है वो फेरा की तुलना में उदार था। फेमा जहाँ बहुत ज़्यादा कठोर था, वहीं फेमा जो है फेरा की तुलना में फेमा जो था वो उदार था। तो इस पर हम अलग से भी वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे। उद्योगों की स्थिति की भी कुछ शर्तें थीं, पहले लगाई गई थी कि ये उद्योग यहाँ अवस्थित हो सकता है, ये उद्योग वहाँ अवस्थित हो सकता है। इस प्रकार की शर्तों का सरलीकरण मित्रों कर दिया गया। ऋणों को शेयरों में परिवर्तित करने की अनिवार्यता थी। कंपनीज को जो ऋण दिए जाते थे उनको शेयरों में परिवर्तित करने के लिए अनिवार्यता थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और डी लाइसेंसिंग किया गया। 5 उद्योगों को डी लाइसेंसिंग कर दिया गया, इनके लिए लाइसेंस जो है ज़रूरत नहीं रह गया। वायु आकाश तथा रक्षा से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक थे, बारूद, औद्योगिक विस्फोटक तथा प्रस्फुटन फ्यूज, खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट, संबंधित पे, मादक पे, तो इनके लिए डी लाइसेंसिंग किया गया। मतलब इनको जो है सीमित शर्तों के साथ लाइसेंस लेकर के इनको चलाया जा सकता था। तो ये मित्रों जो थी हमारी 1991 की औद्योगिक नीति थी, जिसमें जो है कोटा को समाप्त किया गया। आप आगे देखेंगे जब WTO हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो विदेशी निवेश की शर्तें थी उनको सरलीकरण किया गया। अभी चूँकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता था तो इसलिए मैंने इसमें शार्ट में हमने भारत की औद्योगिक नीति को, भारत में उद्योगों के विकास को प्रारंभ से लेकर के 1991 तक देखा है। आगे हम देखेंगे कि 1991 की नीति के बाद क्या क्या चीज़ें हमारे देश में लाई गई। FDI किस प्रकार से आया, FII किस प्रकार से आया, विनिवेश क्या हुआ, और जो भी हमारे वहाँ नए नए नीतियाँ लाई गई उनको हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक था।